आवधिक सैंपल सर्वेक्षण पीएलएफएस की रिपोर्ट जारी। नेशनल सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ के आवधिक सैंपल सर्वेक्षण पीएलएफएस की 9 अक्टूबर 2023 को जारी रिपोर्ट में युवाओं की बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों को पिछाड़ दिया है। उत्तराखंड में युवाओं 15 से 29 वर्ष के बीच की उम्र की बेरोजगारी दर 14.2% है, यानी 14.2% है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में यह दर महज 7% और हिमाचल में 12.5% की है। तो याद रखिएगा, जो उत्तराखंड ने है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और हिमाचल जैसे पड़ोसी राज्यों को पिछाड़ दिया है। किसके मामले में? बेरोजगारी के मामले में। राज्यों में बेरोजगारी दर की स्थिति। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी दर 13.2% है। यहाँ 12.26% युवा महिलाएं और 13.6% पुरुष बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी दर 17.5% है। यहाँ 28% युवा महिलाएं और 15.5 पुरुष बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी 17.5 यानी कि 17.5% है, और वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 13.2% है। तो इन दोनों को जब एवरेज कर लेंगे तो हमारा टोटल जो बेरोजगारी दर आएगा वो 14.2 यानी कि 14.2% आएगा। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर बात करें तो कुल बेरोजगारी दर 14.2% है, यानी 14.2% है, और 14.3% महिलाएं और 14.2% पुरुष बेरोजगार हैं। पहाड़ी राज्यों में 5वें स्थान पर उत्तराखंड। रिपोर्ट पर गौर करें तो देश के 11 पहाड़ी राज्यों में युवाओं की बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड 5वें नंबर पर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर मणिपुर है, ये दूसरा आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर मणिपुर है और 5वें स्थान पे हमारा उत्तराखंड है। टिहरी के 176 गाँवों में से 1454 को ODF प्लस की श्रेणियों में लाया गया है। टिहरी के 6 विकास खंडों को ODF की श्रेणियों एस्पायरिंग राइजिंग मॉडल में लाया जा चुका है। 2 माह में 1500 से अधिक गांवों को ODF प्लस श्रेणी में लाने के चलते टिहरी को प्रदेश में दूसरा पुरस्कार दिया गया है। ODF प्लस, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी 2 माह में 1500 से अधिक गांवों को, यानी कि सिर्फ 2 महीने के अंतराल में, बहुत ही कम समय में 1500 से अधिक गांवों को ODF प्लस श्रेणी में लाने के लिए टिहरी को 2nd प्लेस मिला है, याद रखिएगा। वहीं दूसरी ओर हाल ही में चले स्वच्छता की सेवा अभियान के तहत देहरादून में 510 गतिविधियों में से 7,54,753 आबादी के सापेक्ष 3,14,644 ने कुल 1488 घंटे तक स्वच्छता के लिए श्रमदान किया, जिसके लिए जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया। वहीं बात करें अगर हम देहरादून की, तो देहरादून ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पहला पुरस्कार हासिल किया। उधम सिंह नगर में 107 गतिविधियों में 10,62,142 आबादी में से 2,72,404 की आबादी ने कुल 342 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान दिया, जिसके लिए दूसरा पुरस्कार उन्हें मिला। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला, तो वो है देहरादून, और दूसरा पुरस्कार उधम सिंह नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय राज्यों में वनाग्नि में उत्तराखंड पहले स्थान पर। बीते 2 वर्षों में हिमालय राज्यों में जंगलों में आग लगने की हिमालय राज्यों में वनाग्नि में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन अमंग द हिमालयन स्टेट्स, तो उत्तराखंड हैज टॉप्ड द लिस्ट अगेन। वहीं देश भर में उत्तराखंड का पहले साल 6वां तो दूसरे साल 7वां स्थान रहा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के अध्ययन में यह बात सामने आई है। वहीं हिमालयी राज्यों में वनाग्नि में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। FSI की रिपोर्ट के अनुसार कोविड की पहली लहर में देश भर में नवंबर 2019 से जून 2020 के दौरान 1,24,473 वनाग्नि के मामले दर्ज किए गए। प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहले लॉकडाउन के आखिर में जंगलों में पुनः मानव गतिविधियां बढ़ी तो सर्द मौसम से भी जंगल आग की लपटों में से घिर गए। FSI की रिपोर्ट के अनुसार कोविड की पहली लहर में देश भर में नवंबर 2019 से जून 2020 के दौरान 1,24,473 वनाग्नि के मामले दर्ज किए गए। बीते 2 वर्षों में हिमालय राज्यों में जंगलों में आग लगने की सर्वाधिक घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं। वहीं देश भर में उत्तराखंड का पहले साल 6वां तो दूसरे साल 7वां स्थान रहा।
ठीक है। फॉरेस्ट मतलब अगर देश भर की बात करें तो पहले साल 6वां और दूसरे साल 7वां। मगर सिर्फ हिमालयन स्टेट की बात करें तो फॉरेस्ट फायर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अध्ययन में बात सामने आई है। इससे पहले आमतौर पर उत्तराखंड में कभी सर्दियों में जंगलों में आग नहीं लगती थी, लेकिन पहले लॉकडाउन के आखिर में जंगलों में पुनः मानव गतिविधियां बढ़ी तो सर्द मौसम में भी जंगल आग की लपटों में गिर गए। एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार कोविड की पहली लहर में देश भर में नवंबर 2019 से जून 2020 के दौरान 1,24,473 वनाग्नि के मामले दर्ज किए गए। उसके बाद नवंबर 2021 से जून 2022 के बीच कोविड की तीसरी लहर में 2,23,333 फायर अलर्ट दर्ज किए गए। इस दौरान सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं उड़ीसा में हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, झारखंड और छठे नंबर पर सर्वाधिक घटनाएं उत्तराखंड में हुई। अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड में 5 साल में 8 लाख से अधिक लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर। 17 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में जारी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि वर्ष 2015-16 और 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 साल के दौरान उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी में 8% की कमी आई है। इस तरह 2011 की जनगणना की आबादी के हिसाब से उत्तराखंड में 8,15,247 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 17.67% से गिरकर 9.67% हो गई है। इस तरह कुल 8% गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की बहुआयामी गरीबी में 11.3% की कमी आई है। अगला पॉइंट आ रहा है, गांवों की तुलना में राज्य के शहरी क्षेत्रों में कम गरीबी है। 2015-16 और 2019 के बीच शहरों में बहुआयामी गरीबी में 9.89% गिरकर 7% रह गई है। अल्मोड़ा जिले में सबसे अधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी में 14.74% लोग गरीबी से उभरे। तीसरे स्थान पर 12.82% की गिरावट के साथ चंपावत और 12.49 गिरावट के साथ चौथे स्थान पर बागेश्वर जिला रहा। तो सबसे देखिए आप याद रखिएगा कि अल्मोड़ा ज़िले में सबसे अधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं पहले उसमें। दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी, तीसरे स्थान पर चंपावत और चौथे स्थान पर बागेश्वर। इनके अलावा उधम सिंह नगर जिले में 11.72%, टिहरी गढ़वाल में 11.6%, चमोली में 9.96%, रुद्रप्रयाग में 8.77%, हरिद्वार में 8.41%, पिथौरागढ़ में 7.48% और ये सब रही है। उत्तराखंड में बढ़ी 118 बाघों की संख्या अब 560 पहुंची। राज्यवार जारी हुए आंकड़े। वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2023 व्यापक बाघ रिपोर्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रस्तुत किया गया। 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 1973। यह एक महत्वाकांक्षी समग्र संरक्षण परियोजना थी। रिपोर्ट में उत्तराखंड में बाघों की आबादी 2018 की तुलना में 442 से बढ़कर 560 हो गई है, याद रखिएगा। 118 बाघों की वृद्धि के साथ उत्तराखंड ने देश में बाघों की आबादी के मामले में मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। तो याद रखिएगा, आबादी के मामले में मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद अपना तीसरा स्थान बरकरार किसने रखा है? हमारा उत्तराखंड ने। बाघों के संरक्षण के लिए बनाए गए देश के टॉप 5 टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सबसे आगे है। ठीक है, यहाँ अभी कुल बाघों की आबादी 260 है। देश के सबसे अधिक बाघों की आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। हर 4 सालों पर बाघों की गिनती होती है। 2006 के बाद से देश में बाघों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 2006 में 1411 बाघों की जनसंख्या वाले देश में सेव टाइगर अभियान का असर अब साफ दिखने लगा है। 9 अप्रैल 2022 को मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3167 की घोषणा की, जो कि कैमरा ट्रैप क्षेत्र से जनसंख्या का अनुमान है।
अब कैमरा ट्रैप्ड और गैर कैमरा ट्रैप्ड बाघ उपस्थिति क्षेत्रों में दोनों से उत्तर भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए डेटा का आगे का विश्लेषण बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा 3,925 और औसत संख्या 3,682 बाघ होने का अनुमान है। प्रतिवर्ष 6.1% की सराहनीय वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। ठीक है, तो इस समय जो हमारी बाघों की काउंट है वो ये है 3,167। बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक 563 और इसके बाद उत्तराखंड 560। ठीक है, तो पहले से ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, देन उत्तराखंड 560। टाइगर रिजर्व में के भीतर बाघों की बहुतायत कॉर्बेट 260 में सबसे अधिक है, इसके बाद बांदीपुर, फिर नागरहोल, फिर बांधवगढ़, फिर दुधवा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमारे कॉर्बेट में 260 बाघ, उसके बाद बांदीपुर में। उत्तराखंड में 2006 में साल 2006 में 178 बाघ थे। ठीक है, 2010 में बाघों की संख्या 227 हो गई, 4 साल बाद 2014 से 340 हो गए, नए साल 2018 में यह 442 हो गई है, वहीं 2022 में यहाँ बाघों की संख्या 560 हो गई। तो हर साल वृद्धि दर हो रहा है। विदित हो कि 9 जुलाई 2023 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उत्तराखंड और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्रालय श्री अजय भट्ट के अलावा बाघ रेंज वाले राज्य MOE, FCC, यूनिमॉफिक और NTCA के अधिकारियों ने भी भाग लिया। अगली खबर जो निकल के आ रही है सीधे आ रहा है, मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए संचालित मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात पहले स्थान पर रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की ओर से सभी राज्यों में मोबाइल फूड सेफ्टी की समीक्षा की गई, जिसमें प्रशिक्षण, सैंपल जांच और जागरूकता में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में संचालित फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स मोबाइल लैब ने प्रशिक्षण, परीक्षण और जागरूकता अभियान सहित रिकॉर्ड संख्या में गतिविधियों के संचालन में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में पहली बार उत्तराखंड ने 4 शिक्षा संस्थान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि 2023 में NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में पहली बार उत्तराखंड के 4 शिक्षा संस्थान टॉप 100 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग श्रेणी में IIT रुड़की ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग श्रेणी में जो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग जो कैटेगरी थी उसमें IIT रुड़की हैज़ टॉप्ड दी रैंकिंग। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की श्रेणी में देहरादून के UPES को 53वीं रैंक और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को 55वीं रैंक मिली है। ठीक है, ओवरऑल श्रेणी में IIT रुड़की देश में 8वें, शोध वर्ग में 7वें, इंजीनियरिंग व इनोवेशन श्रेणी में 5वें स्थान पर रहा है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि IIT रुड़की जो है इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू से दैट ओवरऑल रैंकिंग देन IIT रुड़की स्टूड एट 8th पोजीशन। इन टर्म्स ऑफ रिसर्च देन इट वाज इन 7th पोजीशन एंड इट वाज, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन कैटेगरी में तो IIT रुड़की स्टूड एट 5th पोजीशन। तो आपको बस ये याद रखना है कि IIT रुड़की देश में 8वें स्थान में रहा है, और अगर हम बात करें आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में तो IIT रुड़की स्टूड एट फर्स्ट पोजीशन, टुक द फर्स्ट पोजीशन। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की श्रेणी में GV पंत यूनिवर्सिटी देश में 8वें स्थान पर रही। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की कैटेगरी में जो हमारी GV पंत यूनिवर्सिटी है इट स्टूड एट 8th पोजीशन। उत्तराखंड के IIT रुड़की के साथ ही एम्स ऋषिकेश ने भी मेडिकल की श्रेणी में देश में 22वीं रैंक हासिल की है। ओवरऑल श्रेणी में UPES को 79वीं रैंक, एम्स ऋषिकेश को 86वीं रैंक और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को 89वीं रैंक मिली। तो ये कुछ रैंकिंग्स हैं, आप ये याद रखिए। यूनिवर्सिटी और कॉलेज IIT रुड़की देखिए इसको रैंक 1 मिली है, फिर UPES
यूपीएस को 53rd रैंक मिली है, आईआईटी रुड़की को रिसर्च श्रेणी में 7th रैंक, देन इफ़ वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग कैटेगरी देन इट टुक 5th पोजीशन, और जीबी पंत यूनिवर्सिटी को 8th पोजीशन मिली है। अब बात करते हैं निर्यात तैयारी इंडेक्स, यानी इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी है। तीसरा संस्करण था। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया, जिसमें हिमालय राज्यों में उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, तो हिमालय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। उत्तराखंड ने निर्यात तैयारी सूचकांक में लंबी छलांग लगाई है। इस सूचकांक रैंकिंग में राज्य ने सुधार कर देश में नवा स्थान हासिल किया है, जबकि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की रैंकिंग में उत्तराखंड देश भर में 19वें स्थान पर था। तो ये भी याद रखिएगा कि पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में जब उत्तराखंड की रैंक थी वो कितनी थी, 19वीं, और आज की डेट में लंबी छलांग लगा के नवा स्थान यानी कि टोटल 11 रैंक ऊपर आया है। वहीं हिमालय राज्यों में उत्तराखंड के बाद दूसरे स्थान पर हिमाचल और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। देखो, अगर आप हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो अमंग हिमालयन स्टेट्स उत्तराखंड वाज एट द टॉप। ठीक है, तो और अगर हम बात करें ओवरऑल में तो उत्तराखंड स्टूड एट 9th पोजीशन। ठीक है, फिर अगली खबर आ रही है रोजगार सृजन में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, उत्तराखंड रोजगार सृजन में देश के दूसरे नंबर पर। रोजगार सृजन में पिछले वर्ष की तुलना में 28% वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश ने 6 महीने में रोजगार सृजन में पिछले वर्ष की तुलना में 28% वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही उत्तराखंड रोजगार सृजन में देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड रोजगार सृजन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में जारी औपचारिक रोजगार सृजन के आंकड़ों में उत्तराखंड की वृद्धि दर वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2023 में जनवरी से जून के बीच 28.6% की गई है। आंकड़ों में 33% बढ़ोतरी के साथ असम पहले, जबकि उत्तराखंड दूसरे, तीसरे बिहार, झारखंड चौथे और हिमाचल 5वें स्थान पर है। तो देखिएगा, रोजगार सृजन में सबसे टॉप में कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि असम है, देन कम्स उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड 14वें स्थान पर आया है। तो ठीक है, कुछ रैंकिंग्स मैंने आपको बता दी। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में तो उत्तराखंड स्टूड एट 2nd पोजीशन। अगर बोलें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में तो उत्तराखंड स्टैंडर्ड 9th पोजीशन और गृह हिमालयन स्टेट में 1st पोजीशन में। और अगर बात है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में तो उत्तराखंड स्टूड एट 14th पोजीशन। आम लोगों की न्याय तक पहुँच के मामले में कर्नाटक देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल है। ठीक है, तो अगर टॉप किसने किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तो कर्नाटका। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश के 18 राज्यों में उत्तराखंड न्याय प्रदान करने के मामले में 14वें स्थान पर आया। ठीक है, 2020 में राज्य की रैंक कितनी थी, 15वीं। 2020 की रिपोर्ट में भी उत्तराखंड 15वीं रैंक पर बरकरार रहा। सभी बड़े राज्यों में कर्नाटक की रैंक सबसे ऊपर है। राजस्थान, बिहार, पश्चिमी बंगाल और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की ओवरऑल रैंक उत्तराखंड से नीचे ही है। ठीक है, तो अब बात करें उत्तराखंड में जेलों के मामले में सबसे आखिरी रैंक। पुलिस, न्यायिक व्यवस्था और न्यायिक सहायता प्रदान करने के मामले में उत्तराखंड की रैंक सुधरी है, लेकिन जेलों के प्रबंधन में के मामले में राज्य का प्रदर्शन काफ़ी राज्यों से खराब है। रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले 18 राज्यों में उत्तराखंड की सबसे अंतिम रैंक है। 2020 की तुलना में राज्य की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ। नोट, तमिलनाडु की पहली रैंक है, यूपी 17वें स्थान पर है। पुलिस में 5वें रैंक, ये इंपॉर्टेंट है कि पुलिस में 2019 की तुलना में पुलिस की रैंकिंग में कमी रही है, लेकिन 2020 की तुलना में सुधार हुआ है। तो 2019 में दूसरी रैंक थी, 2020 में 7 थी और अब 2022 में 5वीं रैंक है। इसमें पुलिस की रैंकिंग में देखा जाए तो तेलंगाना पहले स्थान पर है। न्यायपालिका में 8वीं रैंक, न्यायपालिका में देखो 2022 में 8वीं रैंक है। कानूनी सहायता में 8वीं रैंक। ठीक है, 18 राज्यों के टॉप 10 की ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, तो इसमें जो पहले में है वो कर्नाटक है। मैंने बताया उत्तराखंड का रैंक क्या है, 14th, बस आपको ये याद रखना है। और एक ही याद रख लीजिए, पुलिस में उत्तराखंड की क्या रैंक है, इट इज़ 5th। ठीक है, न्यायपालिका का भी याद रख सकते हैं आप। चलिए, छोटे राज्यों में सिक्किम अव्वल, हिमाचल 6ठे स्थान पर। छोटे राज्यों में सिक्किम की ओवरऑल रैंकिंग टॉप पर है, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल 6ठे स्थान पर है। 2020 की तुलना में हिमाचल की रैंकिंग में 2 पायदान नीचे चली गई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। ठीक है, ये 3rd एडिशन है।
इससे पहले वर्ष 2019 और 2020 में भी इसे जारी किया गया था। भारत जस्टिस रिपोर्ट IJR को 2019 में टाटा ट्रस्ट ने आरंभ किया था। अगली खबर आ रही है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट 2018 से 2022 तक का जो डेटा है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2018 से 2022 सरकार को सौंप दी है। आम जनता के लिए इसे आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। इससे पहले आयोग की ओर से वर्ष 2011 से वर्ष 2018 के मध्य राज्य में पलायन की स्थिति पर राज्य सरकार को प्रथम रिपोर्ट सौंप की गई थी। पलायन के लिहाज से पहली रिपोर्ट के आधार पर तुलनात्मक स्थिति इस बार बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से सितंबर 2022 तक राज्य के 92 विकासखंडों की 6,436 ग्राम पंचायतों में थे कुल 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया है, जबकि 77 ब्लॉकों के 2,067 गाँवों के से कुल 28,631 लोगों ने स्थायी पलायन किया है। अब जो इसमें फैक्ट है ये आपको ये याद रखना है, ये जो इम्पोर्टेंट है। अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में सबसे ज़्यादा अस्थायी पलायन। राज्य में सबसे अधिक अस्थायी पलायन 3 जिलों से हुआ है। अल्मोड़ा जिले के 1,090 गाँवों से 54,519, टिहरी में 906 गाँवों से 41,359 और पौड़ी के 1,057 गाँवों से 29,093 लोगों ने अस्थायी पलायन किया है। देहरादून, चंपावत और बागेश्वर के गाँवों से कम पलायन हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी। फिर आ रहा है वहीं उत्तरकाशी में अस्थायी पलायन के प्रभाव में अपेक्षाकृत कमी देखी गई है। ठीक है, यूएस नगर देहरादून में सबसे कम स्थायी पलायन हुआ। बीते 5 वर्षों में यूएस नगर और देहरादून के गांवों से अन्य जिलों की अपेक्षा कम पलायन हुआ है। आजीविका का मुख्य आधार खेती बागवानी। पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीणों की आय का मुख्य साधन कृषि, बागवानी और पशुपालन है। सर्वे के अनुसार 45% लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। रोजगार का दूसरा बड़ा जरिया मनरेगा योजना है। गाँव में योजना से 22% लोग रोजगार पा रहे हैं। गाँव में सरकारी नौकरियों के मात्र 8% लोग हैं, जबकि 9% लोग स्वरोजगार व अन्य साधनों से घर चला रहे हैं। अगली देखिए जो ये न्यूज़ है, देहरादून जो है, देहरादून देखिए राज्य में स्थायी पलायन का जिलावार विवरण ये देखिए आप। तो सबसे ज़्यादा जो स्थायी पलायन हुआ है वो अल्मोड़ा ज़िले से हुआ है। ठीक है, पहले नंबर में अल्मोड़ा, फिर टिहरी एंड देन पौड़ी, ये 3 हैं। और सबसे कम हुआ है यूएस नगर। आपको बस ये याद रखना है फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। रिपोर्ट के अनुसार गत 4 साल में राज्य के 24 और गांव पूरी तरह निर्जन हो गए हैं। इसमें सीमांत के 12 गांव भी शामिल हैं। इस तरह उत्तराखंड में भूतहा गांवों की संख्या 1726 पहुंच गई है। तो जो 1726 हमारे घोस्ट विलेजेस हैं। स्थायी पलायन में गिरावट। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS नेगी ने बताया कि 2008 से 2018 की अवधि में 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया, जबकि 2018 से 2022 की अवधि में यह संख्या 3,07,340 रही। इसी तरह प्रथम 10 साल में 1,18,984 लोगों ने स्थायी पलायन किया, जबकि पिछले 4 साल में स्थायी पलायन वालों की संख्या 28,531 रही। वार्षिक आधार की तुलना में स्थायी पलायन की संख्या में 40% की कमी आई है। ये बहुत अच्छी बात है। पहले 10 वर्षों में 70.33 की तुलना में पिछले 4 साल में 76.94 लोगों ने उत्तराखंड राज्य के भीतर ही पलायन किया। इसमें 53.33 ने अपने पास के शहर या अपने जिले मुख्यालय में पलायन किया। अगली खबर आ रही है 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट। प्रदेश में बालक बालिका अनुपात में सुधार। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बालक बालिका अनुपात में बेहतर सुधार हुआ है। इसके मुताबिक राज्य में 0 से 5 आयु वर्ग के तक के बच्चों का अनुपात 984 दर्ज किया गया। ठीक है, जो विगत वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक है। अब राज्य में प्रति 1000 बालकों पर 984 बालिकाएं जन्म ले रही हैं, जबकि चौथी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015-16 में यह संख्या महज 888 थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 5th हमारा NHFSA सर्वे हुआ है उसमें 0 से 5 आयु वर्ग यानी कि 0 से 5 आयु वर्ग तक के बच्चों का जो अनुपात है वो 984 है फॉर
पर 1000 मील्स। इन जिलों में बालकों के मुकाबले बालिकाओं का जन्म हुआ कम। ये थोड़ा सा मुद्दा जो है गंभीर का विषय है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 5 जनपदों अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी व उधम सिंह नगर में प्रति 1000 बालकों की तुलना में अधिक बालिकाओं का जन्म हुआ है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अल्मोड़ा में जहां 1484 बालिकाओं का जन्म हुआ, वहीं चमोली में 1026, नैनीताल में 1136, पौड़ी में 1065 व उधम सिंह नगर में 1022 बालिकाओं का जन्म हुआ। जबकि उत्तरकाशी में 869, देहरादून में 823 एवं टिहरी में 866 में बालकों के मुकाबले बालिकाओं का जन्म हुआ। इसमें कमी भी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बागेश्वर जनपद में प्रति 1000 बालकों पर 940 बालिकाओं ने जन्म लिया। हरिद्वार में यह संख्या 985, पिथौरागढ़ में 911, रुद्रप्रयाग में 958 और चंपावत में 926। तो अभी तक अगर आप देखें, देहरादून में सबसे कम रहा 823, और सबसे ज़्यादा वाले जो ज़िले हैं वो हैं अल्मोड़ा, चमोली और नैनीताल। आपको जो डेटा याद रखना है इसमें कि वो है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 984 बस। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि राज्य को मिले 47,654 आवासों में से 27,923 आवासों का निर्माण कार्य पूरा करवा कर उन्हें लाभार्थियों को दे दिया गया है। अगली खबर आ रही है, इसरो की रिपोर्ट, देश में रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले को भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को देश में भूस्खलन से सबसे अधिक खतरा है। भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 10 सबसे अधिक संवेदनशील जिलों में टिहरी दूसरे स्थान पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRAC की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तो याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग और टिहरी सबसे अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हैं। देश के 10 सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम जिले में सबसे पहला रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी, फिर थ्रिसूर जो केरला में है। ठीक है, तो उत्तराखंड के 2 रुद्रप्रयाग और टिहरी हैं, पहले में रुद्रप्रयाग, सेकंड में टिहरी। फिर बात करें तो रिपोर्ट में भूस्खलन जोखिम विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं, जिनमें चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश के 19वें स्थान पर है। बता दें कि चमोली जिले का जोशीमठ शहर इन दिनों भूस्खलन के खतरे में की चपेट में है। वैज्ञानिक इसकी तकनीकी जांच कर खतरे को भांप रहे हैं। बहरहाल, उपग्रह के लिए चित्रों की रिपोर्ट बता रही है कि उपग्रह से लिए गए चित्रों की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तरकाशी देश में 21वें स्थान पर है, पौड़ी गढ़वाल की 23वीं रैंक और देहरादून जिले की 29वीं रैंक है। अगर बात करें तो जो पूरे विश्व इंडिया की रैंकिंग है, तो रुद्रप्रयाग की पहली रैंक, टिहरी की दूसरी रैंक, फिर अगर बात करें चमोली की 19वीं रैंक। तो ऐसे सही है, आपको पहली की 2 याद रखनी, रुद्रप्रयाग एंड टिहरी, ये पूछा जा सकता है। अगली खबर आ रही है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा वर्ष 2021-22 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी किए हैं। इससे पूर्व गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट 22 वर्षों में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय स्तर राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ चुकी है। देखिए, राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ चुकी है हमारी आय। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि समृद्धि के मामले में राज्य का पर्वतीय क्षेत्र मैदान से पिछड़ गया है। औद्योगिक नगरी बन चुके हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून जिले प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे। हरिद्वार राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बन चुका है, तो गढ़वाल मंडल का रुद्रप्रयाग जिले के प्रति व्यक्ति आय राज्य के 12 जिलों में से सबसे कम है। तो सबसे टॉप में कौन है? हरिद्वार, और सबसे बॉटम में कौन है? रुद्रप्रयाग। ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट में प्रचलित भाव पर वर्ष 2022-23 की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपये वार्षिक होने का अनुमान लगाया गया। वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति 2,05,840 रुपये आंकी गई थी।
मैदानी जिलों में हरिद्वार टॉप पर। पिछले एक दशक में पहाड़ की तुलना में मैदानी जिलों में समृद्धि का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े इसकी दस्तक दे रहे हैं। हरिद्वार जिले की सबसे अधिक 3,62,688 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है। देखिए इतना ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर जो है हमारा उधम सिंह नगर है 2,69,070 रुपये, और तीसरे स्थान पर देहरादून है। जिले की प्रति व्यक्ति आय 2,35,707 रुपये है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2,35,707। पहाड़ में चमोली अव्वल और रुद्रप्रयाग पिछड़ा। पहाड़ में कौन है? पर्वतीय जिलों में चमोली के सबसे अधिक 1,27,333 रुपये प्रति व्यक्ति आय हैं, जबकि रुद्रप्रयाग जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये देखिए जो डेटा है, आप ये देखिए सबसे ज़्यादा देखो कहाँ पे है, ये हरिद्वार टॉप में, और सबसे कम देखिएगा तो आपको एक ही ज़िला दिखेगा, वो है हमारा रुद्रप्रयाग, बॉटम। ठीक है। और अगर हम इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा जैसे टिहरी जिला है, तो टिहरी का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,03,345 है, जो कि उत्तरकाशी से कम है, चमोली से कम है। पहाड़ी राज्यों में चमोली टॉप में है। ठीक है। और बस ये याद रख लीजिए आप। सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारा 3,02,000, विकास दर 7.9 की है, और प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी 2,33,000 है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोत गणना रिपोर्ट में उत्तराखंड, वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश भर में पहली बार कराए गए सर्वे के बाद वाटर बॉडीज सेंसस जल स्रोत गणना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उत्तराखंड की स्थान अच्छी नहीं है। प्रदेश में कुल 3,096 जलाशय हैं, जिनमें से 2,970 ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ की 96% और 126 यानी कि 4% शहरी क्षेत्र में हैं। इनमें से 2,371 जलाशय 76% में ही पानी पाया गया, जबकि 725 जलाशय यानी कि 23% पूरी तरह से सूख चुके हैं। रिपोर्ट में जलाशयों के सूखने का कारण जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी, गाद भरने और स्रोतों के सिमटने को बताया गया है। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें पुनर्जीवित भी नहीं किया जा सकता है। कई जलाशयों में अतिक्रमण हो चुका है। प्रदेश के 2,361 जलाशय सरकारी संपत्ति में दर्ज हैं, जिनका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है। ये सभी पंचायतों के अधीन हैं, जबकि 735 जलाशय निजी संपत्ति में दर्ज हैं, जो किसानों के नाम पर हैं। केंद्र ने पहली बार पूरे देश के जलाशयों की गणना की। सबसे अधिक जलाशयों की संख्या वाले राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर रहा। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम हैं। तो सबसे टॉप में कौन है हमारे इन टर्म्स ऑफ वाटर सोर्सेस? तो पहले में पश्चिम बंगाल है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिंगानुपात की सालाना रिपोर्ट। हाल ही में PCPNDT एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में लिंगानुपात की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। राज्य में लिंगानुपात 1000 बालकों पर 926 आया है, जबकि पिछले साल लिंगानुपात 940 था। उत्तराखंड में इस साल लिंगानुपात में 14% की कमी देखने को मिली। बेटियां बचाने में इस साल अल्मोड़ा व देहरादून 948 जिले सबसे आगे रहे। वहीं चमोली जिला 945 दूसरे अव्वल, उधम सिंह नगर तीसरे स्थान पर रहा। जो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो लिंगानुपात की जो आती है, मतलब ये उत्तराखंड स्वास्थ्य रिपोर्ट विभाग द्वारा है, तो उसमें लिंगानुपात 926 आया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारा वो आया है वो हमारा 984 आया है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग फैक्ट है। राज्यपाल ने किया उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल का शुभारंभ।
उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों की संबद्धता प्रक्रिया को सुगम एवं प्रभावी बनाए जाने के दृष्टिगत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को राजभवन में उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के शुभारंभ से संबद्धता देने वाले 5 विश्वविद्यालय हेमावती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय और श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की संबद्धता प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में संपादित की जाएगी। समर्थ पोर्टल उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस साल छात्र छात्राओं को स्नातक में दाखिले के लिए एक दूसरे से कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने होंगे। समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे और कॉलेज का विकल्प देंगे। मेरिट के आधार पर उन्हें कॉलेज में दाखिला मिलेगा। अगली खबर आ रही है, भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया ये? देहरादून में। हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन। हाल ही में हरिद्वार के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक का उद्घाटन। तो ये कुछ बैठकें हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चीड़बाग देहरादून स्थित शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री और पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर उत्तराखंड के वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। तो कौन आए थे? हमारे राजनाथ सिंह जी आए थे और ये हमारा पहला शौर्य स्मारक है। शौर्य स्मारक के विशेष आकर्षण भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजयंत टैंक अब गढ़ी कैंट के चीड़बाग स्थित युद्ध स्मारक शौर्य स्थल की शान बढ़ा रहा है। युवा पीढ़ी को फौज के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से टैंक यहां लगाया गया है। शौर्य स्थल पर लड़ाकू विमान MiG-21 व नौसेना के युद्धपोत विद्युत वर्ग की प्रतिकृति की भी स्थापित किए गए हैं। विजयंत टैंक के बारे में, विजयंत टैंक 1971 में भारत पाक युद्ध का हीरो रहा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इस टैंक की ऑपरेशनल रेंज 530 किलोमीटर थी। इसमें 4 क्रू मेंबर बैठते थे। इसका वजन 39,000 टन, लंबाई 9,788 मीटर, चौड़ाई 3,168 मीटर और ऊंचाई 2,711 मीटर है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पुष्कर सिंह धामी जी के साथ विद्या समीक्षा केंद्र का किया उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला NDEAR के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्र यानी BSK की स्थापना में बल दे रहा है। देवस्थलम एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। अगली खबर आ रही है, CM धामी ने किया प्रदेश के पहले हेल्थ ATM का लोकार्पण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सचिवालय में प्रदेश का पहला हेल्थ ATM स्थापित किया गया है। हेल्थ ATM के जरिए एक बूंद खून से 30 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधी 72 तरीके की जांच करी जाएगी। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो है उत्तराखंड में G20 की बैठकें। उत्तराखंड में G20 की पहली बैठक 28 से 30 मार्च तक कॉर्बेट सिटी रामनगर में आयोजित की गई। उत्तराखंड की G20 की 2 अन्य महत्वपूर्ण बैठकों के आयोजन का दायित्व भी दिया गया है। 25 से 27 मई तक एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग नरेंद्र नगर में हुई, जबकि 26 से 28 तक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक नरेंद्र नगर में हुई। उत्तराखंड सरकार इनकी तैयारी में बड़े स्तर पर की थी। अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की जाएगी। टिहरी झील पर
टीडी वाटर स्पोर्ट्स कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप के उद्घाटन के अवसर पर संशोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि पर्वतों में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की अनेक संभावनाएं हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार इस दिशा में मिलकर काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली बार टिहरी झील पर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। पुरस्कार एवं सम्मान। अगली खबर है, डॉक्टर राजेश्वर उनियाल को मिला महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का सम्मान। 40 वर्षों से मुंबई में कार्यरत श्रीनगर गढ़वाल के मूल निवासी डॉक्टर राजेश्वर उनियाल की साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने उन्हें साहित्य के लिए जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर राजेश्वर उनियाल को इससे पहले भारत के राष्ट्रपति से साहित्यिक सेवा के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार और भारत सरकार तथा शैल सागर मुख्य हिमालय होड़ मेरू जैसे विभिन्न संगठनों से अब तक 40 से अधिक अन्य पुरस्कार मिल चुके हैं। उत्तराखंड महान उन्होंने कविता, कहानी संग्रह, नाटक और उपन्यास की किताबें लिखी। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा एक संस्था प्रकाशित की गई है। अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट। नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार महानिदेशक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी ने प्राप्त किया है। अगली खबर आ रही है, डॉक्टर डंगवाल को ओएसिस अवार्ड सम्मान। केंद्रीय विवि के एसआरटी परिसर बादशाही हॉल में वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत डॉक्टर लाखीराम डंगवाल को शिक्षक दिवस पर जाने माने ओएसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से ओएसिस वर्ल्ड अवार्ड वर्चुअली प्रदान किया गया। ओएसिस ग्रुप की दुनिया में करीब 30 शिक्षण संस्थान हैं जो प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षक तक विद्यमान है। भारत में इस समूह का मुख्य दफ्तर नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। यह समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और प्राध्यापकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान हेतु चयन करता है। डॉक्टर डंगवाल ने बताया कि अवार्ड चयन हेतु प्रक्रिया विगत 3 माह से गतिमान थी। उन्होंने चयन की सूचना शनिवार को साय मिली थी। अगली खबर आ रही है, डॉक्टर शोभाराम शर्मा व अनिल स्वामी को मिला विद्यासागर सम्मान 2023। इस वर्ष का विद्यासागर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में रचनाकार शोभाराम शर्मा व सामाजिक क्षेत्र में अनिल स्वामी को दिया गया। विद्यासागर नौटियाल सम्मान समिति ने दोनों के नाम की घोषणा की थी। यह सम्मान समारोह 29 सितंबर को देहरादून में संपन्न हुआ। अनिल स्वामी को उत्तराखंड आंदोलन, गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन, शराब विरोधी पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगरणा के साथ आंदोलन में सक्रियता, श्रीनगर में प्रगतिशील जनमंच के तहत विभिन्न समस्याओं के लिए संघर्ष, लावारिस देह का संस्कार, अस्पताल में भर्ती असहायों की मदद जैसे सामाजिक कार्यों के लिए इस पुरस्कार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं डॉक्टर शोभाराम शर्मा को साहित्य के क्षेत्र में दिए गए उनके कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगली खबर आ रही है, मुनि की रेती शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार। कृषि मंत्रालय द्वारा राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कृषि अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी के दौरान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाले प्रगतिशील किशन गोपाल दत्त उप्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। देश के कुल 22 प्रगतिशील किसानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। हेडिंग कुछ और है और न्यूज़ अंदर कुछ और है। तो किसको मिला है किसान गोपाल दत्त उप्रेती। उत्तराखंड की पहली एनिमेशन फिल्म कश्मकश ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मचाई धूम। उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है? कश्मकश। सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद देश और विदेश के कई पुरस्कारों से
पुरस्कारों से सम्मानित हो रही है। फिल्म को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एसबीआई में तैनात दीपक रावत ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 3 महीने में तैयार किया है। अगस्त में रिलीज यह फिल्म अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 8 पुरस्कार जीत चुकी है, याद रखिएगा। अगस्त में रिलीज हुई थी ये। इसके अलावा चाइना और लंदन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने के बाद पुरस्कार के लिए भी चयनित हुई है। देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज बना पिथौरागढ़ का सरमौली गांव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सरमौली गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया। नई दिल्ली के 5 मंडपम सभागार में आयोजित समारोह में सरमौली वन पंचायत की सरपंच मल्लिका विरदी को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र से युक्त पुरस्कार दिया। पंजाब की मल्लिका विरदी और उनके केरल निवासी पति ने इस गांव को आधिकारिक रूप से गोद लिया है। मल्लिका विरदी इस गांव की सरपंच है और वो हिमालयन आर्क संस्था भी चलाती है, याद रखिएगा, हिमालयन आर्क। आईटीबीपी को दूसरी बार मिला सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान अवार्ड। भारत तिब्बत सीमा पुलिस मसूरी को वर्ष 2021-22 के लिए पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। आईटीबीपी मसूरी को अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान कैडर में यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें देश के 15 राजपत्रित अधिकारियों ने भाग लिया। उत्तराखंड की 35 हस्तियों को औद्योगिक पुरोधा सम्मान। रुद्रप्रयाग के बिट्टू को सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस बार सिनेमेटोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार रुद्रप्रयाग के चोपता निवासी बिट्टू को मिला। उन्हें यह पुरस्कार भोटे जनजाति की लोक कथा पर बनी लघु फिल्म पतालती की होली वाटर के लिए मिला है। अगली खबर जो आ रही है, मुनि की रेती, जो ये हेडिंग थी यहाँ पे है, मुनि की रेती शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार। वर्ष 1997 तक इस क्षेत्र की टाउन एरिया में गिनती होती थी। वर्ष 1998 में इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा, पहले ये टाउन एरिया में था, मगर अब ये 1998 के बाद से ये नगर पंचायत में काउंट होने लग गया। नगर पंचायत के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2014 में इसे ग्रेड 2 की नगर पालिका परिषद में उच्चीकृत किया गया। पालिका वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में प्रदेश में प्रथम स्थान पर काबिज रही है। इससे पूर्व भी पालिका वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार भी हासिल कर चुकी है। यही नहीं, ऑल इंडिया रैंकिंग में भी पालिका वर्ष 2021-22 में देश में 5वें स्थान पर काबिज रही है। किशन दानू और प्रोफेसर मैक्वरी को मिला गौरा देवी सम्मान। प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर के मैक्वरी और किशन दानू को गौरा देवी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में 3 दशकों से भी अधिक समय से किए जा रहे उनके विशिष्ट कार्यों के चलते प्रोफेसर मैक्वरी को इस सम्मान से नवाजा गया। वहीं किशन दानू गढ़वाल कुमाऊं में पर्यावरण, नशाबंदी आंदोलन, जंगलों को आग से बचाना, संस्कृति के प्रचार प्रसार व लोक कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जोशीमठ में 26वें गौरी देवी पर्यावरण एवं प्रकृति पर्यटन मेला समिति एवं जनादेश के दौरान सम्मान समारोह आयोजित किया। वर्तमान में प्रोफेसर मैक्वरी के द्वारा हिमालय क्षेत्र के जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण परितंत्र विकास के साथ ही उचित जैव संसाधन एवं इसके सतत प्रबंधन के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया जा रहा है। शिक्षक गुसाई को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। झंडी चौड़ निवासी शिक्षक दौलत सिंह गुसाई ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ग्रहण कर उत्तराखंड व पौड़ी गढ़वाल को गौरवान्वित किया है। तो क्या लिया है इन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर, क्या लिया है शिक्षक पुरस्कार। जनपद पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज सिद्दी खाल के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता दौलत सिंह गुसाई को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। अगली खबर है, अमृत पांडे को मिलेगा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। भाषा संस्थान देहरादून की ओर से हल्द्वानी की अमृता पांडे को उनके कथा संग्रह सिसकती सांकले के लिए वर्ष 2023 का उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिए जाने की संस्तुति की गई है। 30 जून को देहरादून में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और भाषा मंत्री उन्हें पुरस्कृत करेंगे।
अमृता ने 20 साल शिक्षण और 8 साल आकाशवाणी में काम किया है। अब अपना जीवन पूरी तरह से लेखन को समर्पित किया है। कोरोना काल में साहित्य रत्नावली, कागज और कलम, लघु कथा संग्रह राम महाकाव्य में श्री राम को समर्पित बड़ी कविता के अतिरिक्त डायमंड बुक से प्रकाशित 21 श्रेष्ठ नारी मन की कहानियाँ उत्तराखंड में और कुमाऊनी कहानी संग्रह कौन मथा काथ क्विड में प्रकाशित हुई हैं। अमृता को साहित्यिक पत्रिका कथा समवेत द्वारा आयोजित माँ धनपति देवी स्मृति कथा सम्मान प्रतियोगिता 2022 में भी सम्मानित किया गया था। अगली खबर जो निकल के आ रही है, उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश भटियारी पुरस्कार। शिक्षक दिवस पर राजभवन में शैलेश भटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, सीएम धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्ष 2022 में शैलेश भटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों के लिए चयनित 17 टीचर्स को सम्मानित किया। आयोजन के दौरान सीएम ने पुरस्कार की राशि भी 10 से बढ़ाकर 21,000 करने की घोषणा की। अगली बात आ रही है, विजय जरधारी को मिला हिमालय प्रहरी सम्मान। सुंदरलाल बहुगुणा की द्वितीय पुण्यतिथि पर 21 मई को, याद रखिए कौन सी डेट को, 21 मई को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित विजय जरधारी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया। इससे पूर्व वर्ष 2022 का पुरस्कार पर्यावरणविद धूम सिंह नेगी को दिया गया था। विजय जरधारी ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बीज बचाओ आंदोलन को सूत्रपाल किया था। अगली खबर आ रही है, उत्तराखंड के 2 क्षेत्रों को हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के टिहरी जिले के 2 गांव जरधार और चोपड़ियाल गांवों को स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सामूहिक रूप से दोनों गांवों ने मनरेगा, वन विभाग एवं हिमोत्थान परियोजना की सहायता से 7 किलोमीटर क्षेत्र में सघन वनीकरण का कार्य किया। वर्तमान समय में चोपड़ियाल गांव की ग्राम प्रधान सीमा डबराल है तथा जरदार गांव की ग्राम प्रधान प्रीति जरधारी है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगली खबर आ रही है, जावेद अख्तर को मिलेगा शताब्दी शैलेंद्र सम्मान। शैलेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट उत्तराखंड की ओर से इस बार का शताब्दी शैलेंद्र सम्मान फिल्म जगत के गीतकार व शायर जावेद अख्तर को दिया जाएगा। कवि गीतकार शैलेंद्र की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए शिक्षाविद, लेखक और शैलेंद्र के दीवाने डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने शैलेंद्र सम्मान की स्थापना की थी। कई सहृदय रचनाकारों और शैलेंद्र जी के बेटों मनोज शैलेंद्र, दिनेश शैलेंद्र और बेटी अमला शैलेंद्र मजूमदार के सहयोग से अब तक फिल्म जगत के 10 प्रसिद्ध गीतकारों और शायरों को शैलेंद्र सम्मान से अलंकृत किया गया है। वर्ष 2000 में रुड़की में आयोजित पहला शैलेंद्र सम्मान कथाकार कमलेश्वर के हाथों शायर गुलजार को मिला। दूसरा शैलेंद्र सम्मान मुंबई के आयोजित किया गया जो निदा फाजली और जावेद अख्तर ने कैफी आजमी को प्रदान किया। तीसरा शैलेंद्र सम्मान 2002 में गीत सम्राट नीरज को प्रदान किया। चौथा शैलेंद्र सम्मान 2006 में दिल्ली में कन्हैया लाल नंदन ने गीतकार योगेश को प्रदान किया। 5वां शैलेंद्र सम्मान देहरादून में गीतकार गुलशन बावरा को, 7वां गीतकार प्रसून जोशी को, 8वां शैलेंद्र सम्मान गीतकार संतोष आनंद और 9वां कवि शायर इरशाद कामिल को प्रदान किया। पद्म भूषण से सम्मानित जावेद अख्तर 2 सितंबर 2023 को गीतकार शैलेंद्र सम्मान के जन्म शताब्दी अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी शैलेंद्र सम्मान प्रसिद्ध शायर और लेखक जावेद अख्तर को दिया जा रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित जावेद अख्तर को 5 बार हिंदी फिल्म गीत लेखन के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार व राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगली खबर आ रही है, अल्मोड़ा के एप्पलमैन गोपाल उप्रेती को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। वेरी इंपॉर्टेंट। नई दिल्ली के पूसा में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों के अधिकारों को लेकर आयोजित वैश्विक संगोष्ठी होता है कॉन्फ्रेंस में जिला अंतर्गत ताड़ीखेत के बिल्ले निवासी एप्पलमैन गोपाल दत्त उप्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनिया की पौध की नई फिल्म प्रजाति GS 1999 विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है? गोपाल दत्त उप्रेती, जिसको एप्पलमैन ऑफ उत्तराखंड बोलते हैं।
उत्तराखंड ही फिलहाल मुड़ा। राष्ट्रपति ने देश के कुल 22 प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए सम्मानित किया। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में रहने वाले किसान गोपाल उप्रेती को कृषि क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उत्तराखंड सरकार द्वारा उद्यान पंडित, कृषि भूषण, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, प्रगतिशील कृषक सम्मान जैसे विशिष्ट पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।